हेलो स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ्स आर्मी पर। और आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 7.3 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आज की वीडियो का हमारा यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है वो क्या है कि एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या कितनी है, 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। तो यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या कितनी थी, 5,06,000 थी, तो 2 घंटे के अंत में मतलब कि 2 घंटे के बाद में उन बैक्टीरिया इसकी संख्या क्या है वो हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसे हल करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी सॉल्यूशंस वीडियो लाते रहते हैं। तो इसे हम कैसे हल करेंगे, तो पहले हम यहाँ पे वो लिख लेते हैं जो हमें यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इसे हम आगे कैसे हल करेंगे। तो दिया गया है, तो पहले तो हमें यहाँ पे दर दी गई है बैक्टीरिया के बढ़ने की, तो पहले तो हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया वृद्धि की दर, बैक्टीरिया किस दर से हमारे पास यहाँ पे बढ़ रहा है बैक्टीरिया वृद्धि की दर, तो वो हमें दी गई है 2.5% प्रति घंटे की दर से हमारे पास यहाँ पे बैक्टीरिया बढ़ रहा है। ठीक है, बैक्टीरिया की संख्या हमारे पास यहाँ पे 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, शुरुआत में बैक्टीरिया की संख्या हमें यहाँ पे दी गई है। ठीक है, शुरुआत में बैक्टीरिया की संख्या भी हमें यहाँ पे दी गई है। शुरुआत में संख्या बैक्टीरिया की हमें दी गई है 5,06,000, तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमें यहाँ पे दी गई है शुरुआत में बैक्टीरिया की संख्या। अब हमें यहाँ पे क्या पूछा गया, 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे ज्ञात करने के लिए भी हम यहाँ पे जो चक्रवर्ती ब्याज में हमारे पास जो सूत्र उपयोग में आता है उसका सहारा हम यहाँ पे लेने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 घंटे बाद में हमें यहाँ पे पूछा गया कि बैक्टीरिया की संख्या क्या होगी, और हमें क्या दिया गया है, और हमें यहाँ पे दर भी दी गई है 2.5% प्रति घंटे की दर से। ठीक है, और शुरुआत में संख्या भी हमें यहाँ पे दी गई है, मतलब कि हमारे पास यहाँ पे कौन सा सूत्र उपयोग में आने वाला है, चक्रवर्ती ब्याज को ज्ञात करने में हमारे पास जो सूत्र उपयोग में आता है वो हम यहाँ पे उपयोग करने वाले हैं। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज का एक अलग सूत्र होता है, लेकिन उसको ज्ञात करने में एक सूत्र हमारे पास यूज में आता है, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होता है किसके, टोटल अमाउंट के। ठीक है, टोटल अमाउंट के, और माइनस में हमें क्या करना होता है, मूलधन करना होता है, या फिर आप कह सकते हैं पी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो टोटल अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है उसे हम यहाँ पे काम में लेने वाले हैं। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज का ये सूत्र होता है, टोटल अमाउंट से हमें यहाँ पे मूलधन घटाना पड़ता है, तब क्या आता है, चक्रवर्ती ब्याज आता है। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में ये जो टोटल अमाउंट ज्ञात करने का सूत्र है वही हमें यहाँ पे प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो उस सूत्र का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे दर दी गई है। ठीक है, दर दी गई है बिल्कुल ही उसी तरह से है जिस प्रकार से हम चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करते हैं, उसमें भी हमें दर दी होती है और ब्याज दर के हिसाब से बढ़ता जाता है। ठीक है, और टाइम अभी हमें यहाँ पे दिया गया होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो वो फॉर्मूला होता है A = P1 + R/100, और इसकी होल पावर कितनी होती है, n होती है। यहाँ पे A क्या होता है, यहाँ पे ये होता है हमारे पास अमाउंट, या फिर टोटल अमाउंट आप कह सकते हैं, कुल राशि। और P क्या होता है, प्रिंसिपल, मतलब कि मूलधन। अगर हमारा प्रश्न धन से रिलेटेड हो तो हम क्या करेंगे, इसे मूलधन मानेंगे। अगर जनसंख्या दी हो तो मूल जनसंख्या, मतलब कि यहाँ पे P से मतलब क्या है, जो शुरुआत में जो संख्या है वो होता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे शुरुआत में संख्या हमें दी गई है 5,06,000, तो इस प्रकार से। और R क्या होता है, दर होता है, रेट होता है, तो वो भी हमें यहाँ पे दिया गया है, और डिवाइड में 100 है। और n का मान क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, n का मान क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, तो वो भी हमें यहाँ पे देख लेना है। आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है, टाइम की वैल्यू और R की वैल्यू रखते समय, जैसे कि R का मात्रक जो है वही हमें यहाँ पे टाइम का मात्रक लेना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं R हमें यहाँ पे किस में दिया गया, दर हमें किस में दिया गया, प्रति घंटे के हिसाब से दी गई है, मतलब कि घंटे में दी गई है, और टाइम भी हमें यहाँ पे घंटे में दिया गया है, मतलब कि दोनों सेम है, तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, अगर ये दोनों अलग अलग होते तो हम इसे सेम करते। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज में आ जाएगा। यहाँ पे A क्या होगा, अब यहाँ हमारे पास यहाँ पे A क्या होगा, इस फॉर्मूले में हमारे पास A यहाँ पे क्या होगा, A हमारे पास यहाँ पे होने वाला है 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या। ठीक है, 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या होने वाला हमारे पास यहाँ पे है, वही तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, मतलब कि A की वैल्यू फाइंड करनी है। और P क्या है, शुरुआत में संख्या। ठीक है, तो शुरुआत में संख्या वो हमारे पास यहाँ पे होने वाली है शुरुआत में संख्या, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा P की वैल्यू। ठीक है, और R की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पे है ही 2.5% प्रति घंटे की दर से। R की वैल्यू भी है, n का मान हमें यहाँ पे दिए गया है कितना है, 2 घंटे। n की वैल्यू भी हमें यहाँ पे दी गई है 2 घंटे। n का मतलब क्या है, टाइम। ठीक है, तो n की वैल्यू भी हमें यहाँ पे दी गई है 2 घंटे।
इन सब की वैल्यू रख लेंगे और हमारे पास ए का मान आएगा, वही सवाल का क्या होगा, हल होगा। बिल्कुल ये आसान सा हमारे पास यहाँ पे सवाल है। तो अब सबकी वैल्यू इसमें रखते हैं और इसे हल करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम। यहाँ पे ए के इक्वल में क्या है, पी। तो पी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे होने वाली है, शुरुआत में संख्या कितनी है, 5,06,000, तो वो मैंने यहाँ पे लिख ली, ठीक है, 5,06,000। और 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है, 2.5 है, 2.5 है। और इक्वल बटे में हमारे पास क्या है, 100 है। और एन की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। एन की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एन हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, एन हमारे पास यहाँ पे होता है समय। इसकी वैल्यू कितनी है, 2 घंटे, ठीक है। तो आर भी हमारे पास घंटों में है और एन भी हमारे पास घंटों में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसे हम हल कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ए के इक्वल में क्या चल रहा है, 5,06,000, 5,06,000 हमारे पास है। 1 प्लस, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 25/100 इंटू में 10, इस प्रकार से मैं इसे लिख सकता हूँ। क्योंकि हमारे पास ये होता है 2.5 होता है, तो यहाँ से मैं एक पॉइंट उठाऊंगा तो बटे में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, इस प्रकार से होता है। अगर मैं 25 में 10 का भाग दूं तो क्या आएगा, 2.5 ही तो आएगा। मतलब कि पॉइंट को उठा के मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एक 10 लगा सकता हूँ, ठीक है, बटे में 10 लगा सकता हूँ। तो वही मैंने यहाँ पे किया, पॉइंट को यहाँ से हटा दिया तो बटे में क्या लगा दिया, 10 लगा दिया। ऊपर हमारे पास क्या बच गया, 25 बच गया। अब इसे हम हल कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ए के इक्वल में चल रहा है हमारे पास 5,06,000, ठीक है। और 1 और हमारे पास यहाँ पे है 1 प्लस 25/1000, 25/1000। तो यहाँ से 25 चौका 100, ठीक है। और एक हमारे पास यहाँ पे 0 है, 25 के पहाड़े से काट दिया तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, 40 बच गया। तो ए के इक्वल में क्या आ जाएगा, 5,06,000, 1 प्लस 1/40। और इसकी होल स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे चल ही रही है। तो 5,06,000, 5,06,000 यहाँ से निकाल से मिलेंगे, 40 आ जाएगा नीचे, 40 + 1 मतलब कि 41। और इसकी क्या चल रही है, होल स्क्वायर चल रही है। अब इसे हम आगे और हल करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इसे और हल करते हैं आगे, यहाँ पे आगे हम इसे और हल कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो ए की वैल्यू आएगी वही हमारे पास यहाँ पे आंसर होने वाला है, ठीक है। तो ए के इक्वल में क्या है, 5,06,000 है। और मल्टीप्लाई में क्या है, 41 × 41 और डिवाइड में क्या है, 40 × 40, क्योंकि इनकी स्क्वायर है, होल स्क्वायर आप देख पा रहे हो। मतलब कि 40 का गुणा भी 2 बार करना है, 41 का गुणा भी 2 बार करना है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अब इसे हम कैसे हल करेंगे, तो 41 × 41, तो 41 की स्क्वायर कितनी होती है, 1681, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या है, 5,06,000 और बटे में हमारे पास क्या है, 40 × 40, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे संख्या है। तो ये 2 0 से 2 0 तो यहाँ पे कैंसिल हो ही रहे हैं, 1 0 ये 1 0 ये, मतलब कि 2 0 तो यहाँ पे कैंसिल हो ही जाएंगे हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे बच गया। इसे भी हम और हल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे हम कैसे हल करेंगे, ऊपर बच गया 50 60 और नीचे है 4 × 4। तो ये हमारे पास यहाँ पे 2 के पहाड़े से कट रहा है, ठीक है। 2 के पहाड़े से नहीं है, 4 के पहाड़े से भी कट जाएगा, ठीक है। 4 का भाग इसमें जा रहा है तो 4 के पहाड़े से हम इसे काट लेंगे, ठीक है। तो ए के इक्वल में क्या आ जाएगा, 4 एकम 4, ठीक है। 1 बच गया, ऊपर से हमने उतारा 0, मतलब कि 4 दूनी 8, 2 बच गया, ऊपर से हमने उतारा 6, तो 6 चौक 24, 2 बच गया और ऊपर से हमने उतारा 0, मतलब कि 5, ठीक है। और मल्टीप्लाई में है 1681 और डिवाइड में हमारे पास यहाँ पे क्या है, 4 बच गया, क्योंकि इस 4 का तो इसमें हमने डिवाइड कर दिया, तो अब हमारे पास ये चीज़ बच गई, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 1265 × 1681, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 21 26 46 5, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 21 26 46 5 और डिवाइड में क्या है, 4 है। अब इनका भाग करेंगे तब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 53 16 16.25। अब ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंटों में आंसर आ रहा है, तो इसे हम लगभग क्या मान सकते हैं, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 53 16 16, लगभग हमारे पास इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। पॉइंटों में हमें आंसर नहीं निकालना है तो हमारे पास यहाँ पे ये हम मान सकते हैं कि 53 16 16 लगभग, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमने यहाँ पे किया है क्या, हमारे पास यहाँ पे एक सवाल था जिसमें हमें यहाँ पे पहले तो दी गई थी कि ये बैक्टीरिया की संख्या जो 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है, मतलब कि हमें यहाँ पे रेट दी गई है, आर का मान दिया गया है। और फिर हमें यहाँ पे क्या दिया गया कि शुरुआत में इतनी संख्या थी तो 2 घंटे बाद में कितनी संख्या होगी बैक्टीरिया की, मतलब कि हमें यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज का
चक्रवर्ती ब्याज को ज्ञात करने में हमारे पास जो सूत्र प्रयोग में होता है वही हमें यहाँ पे उपयोग करना होगा। ठीक है, उसी सूत्र का प्रयोग हम पहले वाले सवाल में कर रहे थे। जो आपने पहला सवाल नहीं देखा उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें भी हमने जनसंख्या को ज्ञात करने के लिए उसी सूत्र का प्रयोग किया था। ठीक है, तो वो सूत्र हम यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि टोटल राशि आ जाएगी। ठीक है, कुल बैक्टीरिया की संख्या आ जाएगी 2 घंटे के बाद। वही तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना था। तो हमने यहाँ से इस प्रकार से कैलकुलेशन करके ए का मान निकाल लिया। कितना आया है 53, 16, 16 लगभग। ठीक है, क्योंकि पॉइंटों में आंसर आ रहा था तो अप्रोक्सीमेट लगा दिया, मतलब कि 53, 16, 16 इतने बैक्टीरिया हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएंगे 2 घंटे के बाद हो जाएंगे, मतलब कि 2 घंटे के अंत में। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आई होप कि आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इस प्रश्नावली के लास्ट प्रश्न की ओर। स्टूडेंट्स इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न संख्या 3 क्या है कि एक स्कूटर 42,000 में खरीदा गया और 8% यहाँ पे क्या है 8% है, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात करिए। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है, मतलब कि जो प्राइस है उसका, जो एक्चुअल में उसका प्राइस है उसमें क्या होना, कमी होना, डिक्रीज होना एक प्रकार से। जैसे कि हमने यहाँ पे 42,000 का स्कूटर खरीदा तो 1 साल बाद तो उसका मूल्य कुछ कम ही होगा, उसके मूल्य में कुछ कमी आएगी, वो चीज़ पुरानी हो जाएगी। तो मतलब कि वहाँ पे क्या हो गया, उसका अवमूल्यन हो गया। तो वो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है कि अवमूल्यन हो गया तो 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, पहले तो हमें यहाँ पे अवमूल्यन ज्ञात करना पड़ेगा, मतलब कि उसमें उस स्कूटर के मूल्य में आखिर कमी हुई कितनी है। ठीक है, उसको हम उसमें से घटा देंगे एक्चुअल प्राइस में से, तुम्हारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा कि 1 वर्ष बाद उस स्कूटर का क्या मूल्य है, वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम कैसे हल करेंगे, तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो दिया गया है वो मैटर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। दिया गया है स्कूटर का मूल्य। ठीक है, स्कूटर खरीदा, या फिर आप इसे क्या मान सकते हैं, मूलधन मान सकते हैं। ठीक है, मूलधन मान सकते हैं, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल आप इसे मान सकते हैं। कितने हैं 42,000 रुपये। ठीक है, 42,000 रुपये। ये हमारे पास क्या होता है मूलधन, मतलब कि शुरुआत में वो चीज़ कितने की है। ठीक है, मूलधन जो उसकी मूल जो उसका प्राइस है। ठीक है, मूलधन कितना हो गया 42,000 हो गया। और हमें यहाँ पे क्या दिया गया है 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। ठीक है, मतलब कि 42,000 का 8% उसका क्या हो गया, प्राइस कम हो गया। तो अवमूल्यन क्या आ जाएगा इसका, तो अवमूल्यन इसका क्या आ जाएगा। इस सवाल को हल करने के लिए मैं आपको 2 तरीके बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। अवमूल्यन मतलब कि कमी क्या आ जाएगी इसकी 42,000 का, 42,000 हमारे पास जो एक्चुअल प्राइस था स्कूटर का उसका 8%, 42,000 का 8%। ठीक है, ये इतना क्या हो गया उसके अवमूल्यन हो गया, उसमें कमी हो गया स्कूटर के प्राइस में, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया गया 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे अब ज्ञात कर लेंगे। तो इसके मूल्य में कितना अवमूल्यन हुआ वो हम यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। तो कितना हुआ है 42,000 का 8%, मतलब कि इसका 8% 42,000 का। तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो 42,000 इंटू 8। ठीक है, 8 का प्रतिशत मतलब कि बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 42,000 का 8% का की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, और 8 हमारे पास यहाँ पे है, प्रतिशत के लिए हम क्या लगा देंगे, प्रतिशत का साइन हटा के हम बटे में क्या लगा देंगे 100 लगा देंगे। इस तरह से आपने प्रतिशत ज्ञात किया होगा पहले के सवालों में। ठीक है, का मतलब इस प्रकार से हम बटे में 100 लगा देते हैं और मल्टीप्लाई में संख्या लगा देते हैं। ठीक है, और कितने वर्ष बाद 1 वर्ष के बाद, तो मल्टीप्लाई में हम क्या लगा देंगे 1 लगा देंगे। अगर 2 वर्ष बाद हमसे पूछा होता तो हम यहाँ पे क्या लगा देते, मल्टीप्लाई में 2 लगा देते। ठीक है, तो अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अवमूल्यन आ जाएगा। 2 0 से 2 0 ये कैंसिल, 420 का 8 से मल्टीप्लाई हमें यहाँ पे अब करना है। ठीक है, तो 8 का 0 से 0 और 8 का 2 से 16। ठीक है, एक हमारे पास यहाँ पे ऊपर कैरी चलेगी, 4 8 32 और 1 33। तो मतलब कि इतना उसके प्राइस में अवमूल्यन हो गया। ठीक है, स्कूटर के प्राइस में 1 साल बाद, वही हमें यहाँ पे ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब हमसे यहाँ पे पूछा क्या गया, हमसे यहाँ पे अवमूल्यन नहीं पूछा गया कि कितना अवमूल्य हो गया, कितना उसके प्राइस में कमी हो गई है। हमसे ये पूछा गया कि 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य है, तो वो कैसे आएगा, 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य, तो वो हमें ज्ञात करना हो तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो उसका एक्चुअल प्राइस है स्कूटर का, मतलब कि मूलधन हमने माना था, जो कि उसके एक्चुअल प्राइस है, मतलब कि 42,000, और माइनस उसके मूल्य में कितनी कमी होगी है, मतलब कि अवमूल्य हम यहाँ पे इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास 1 वर्ष बाद उसका मूल्य आ जाएगा। बिल्कुल ये आसान सा है। तो मूलधन कितना है 42,000 है, 42,000 माइनस हमें करना है 3360 से, तो अब हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो 0 में से 0 गया। ठीक है,
और अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 9 में से 7 गए हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, 9 में से 3 गए हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे है 11, 11 में से 3 गए हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 8, और यहाँ पे हमारे पास है 3, मतलब कि 38,640 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया। ये हमारे पास क्या है, 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य, वही तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना था। ठीक है, मैंने यहाँ पे किया क्या, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। हमसे यहाँ पे एक स्कूटर हमने खरीदा है। ठीक है, हमने एक स्कूटर खरीदा है कितने में, 42,000 रुपये में। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अब 1 साल बाद उसके प्राइस में कुछ कमी हो गई है, उसके प्राइस में कुछ कमी हो गई है, कितनी दर से, 8% वार्षिक दर से, मतलब कि 1 साल में 8% की कमी। और हमसे पूछा भी यही गया है कि 1 साल के बाद उस स्कूटर का मूल्य क्या होगा। तो पहले हमने ये ज्ञात कर लिया कि उस स्कूटर के मूल्य में कमी कितनी हुई है, कमी कितनी हुई है, तो मतलब कि 42,000 का 8%, तो हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया कितना है, 3360 आया। अब 1 वर्ष बाद उसका मूल्य, तो उसके मूल्य में कितनी कमी हुई है वो हमने इसमें से घटा दी, तो हमारे पास उसका मूल्य आ गया 1 वर्ष बाद। ठीक है, 38,640, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको आप एक और तरीके से भी हल कर सकते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे जो पहले वाला फॉर्मूला था, ठीक है, उसके द्वारा भी आप इसको हल कर सकते हैं। पहले वाला फॉर्मूला क्या था, A = P1 + R/100 इसकी होल पावर n। तो अब हम यहाँ पे अवमूल्यन ज्ञात कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, वहाँ पे माइनस आ जाएगा, P1 - R/100, और ऊपर क्या है, होल पावर n है। बिल्कुल ये आसान है। पहले हमने क्या ज्ञात किया था, हमने वृद्धि ज्ञात की थी कि 2 साल बाद बढ़ोतरी हो रही है, उस प्रकार से। तो अब हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, अवमूल्य ज्ञात करना है। तो अवमूल्य जब भी नाम आ जाए तो यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस का साइन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे P की वैल्यू क्या है, शुरुआत में संख्या, मतलब कि शुरुआत में प्राइस, मूलधन। तो शुरुआत में मूलधन कितना था, वो था हमारे पास यहाँ पे 42,000, मतलब कि P की वैल्यू कितनी आ गई, 42,000 आ गई। 1 - R की वैल्यू, दर कितनी है, 8% है, 8 बटे में क्या है, 100 है। और टाइम कितना है, 1 वर्ष का, तो मैंने लगा दिया यहाँ पे 1। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, 1 लगाओ चाहे ना लगाओ आप। तो अब इसको हल कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये आसानी से आंसर आ जाएगा। देखते हैं हम कैसे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारे पास यहाँ पे 42,000, और यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे 100 - 8 मतलब कितना हो जाएगा, 92, और इसकी होल पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 ही हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो गए। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास यहाँ पे कितना आने वाला है, 420 का, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास कितना आएगा, 38,640। मतलब कि आप इन दोनों तरीकों से इस सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको ये दोनों प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे, और अगर आपका कोई डाउट रह गया तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आगे की वीडियो में हम इसके जो बाकी के प्रश्नावली के प्रश्न हैं उन्हें हल करने वाले हैं, और ये प्रश्नावली आपकी यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, इसमें केवल 3 ही प्रश्न थे जिनको मैंने हल कर दिया, उन सभी के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।